ओके और हम चाहें तो डेरिवेशंस भी कर सकते हैं पावर कंजम्पशन का, है ना। पावर कंजम्पशन की डेरिवेशंस क्या होगा? पावर कंजम्पशन इन एसी सर्किट्स डेरिवेशन हमने फॉर्मूला देख लिया था, cos phi ERMS IRMS cos phi, where cos phi is the पावर फैक्टर। ओके, पावर में यूज करते हैं इसलिए पावर का फैक्टर हो गया। आ जाओ इधर से, पावर फैक्टर। और नाउ द डेरिवेशन ऑफ पावर कंजम्पशन in AC circuits. Power means work done per unit time. Power means work done per unit time. Work done means किसका work done भाई? Source का. Yes. So work done by the source, work done by the AC source per unit time. Work done by the AC source per unit time. तो हमने ऐसे लिखना है work done by the AC source क्या होता है? Having EMF E, current I, ये आ गया A into I per unit time। टाइम से डिवाइड भी करना है, टाइम से डिवाइड भी करना है, टाइम से डिवाइड भी करना है। हम ऐसा करते हैं कि एक एवरेज वॉक डन लेना पड़ेगा हमें। क्या लेना पड़ेगा भाई? एक एवरेज वॉक डन लेना पड़ेगा टाइम के फॉर्म में, टाइम के रेस्पेक्ट में हम देखते हैं और टाइम से डिवाइड कर लेंगे इसको। टाइम तो है E इंटू आई वॉक डन पर यूनिट टाइम करोगे तो ऐसे U इंटू क्यू करोगे तो क्या हो जाएगा भाई? वॉक डन हो गया। और टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा? करंट हो जाएगा। और टाइम से डिवाइड कर दोगे, है ना, तो हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी। टाइम से क्यू अपॉन टी को क्या बोल सकते हैं? आई बोल सकते हैं ना। तो अल्टीमेटली हम क्या बोल सकते हैं? ई इंटू आई इज द वॉकर। ई इंटू आई इज द वॉकर। तो नॉर्मली आप ई इंटू आई लिखने चाहोगे तो क्या होगा? एसी सोर्स का ईएमएफ क्या होता है? ई नॉट साइन ओमेगा टी, यही होता है ना। और करंट क्या होता है? अब करंट में तो अलग अलग, हर तरह के अलग अलग तरह का सर्किट होते हैं भाई। करंट होते हैं ई नॉट डिवाइड बाई जेड इंटू साइन ओमेगा टी प्लस डेल। फाई लिख देते हैं। क्या लिखते हैं हम? फाई। ऐसा ही लिखते हैं ना। ये हो गया ईएमएफ और ये हो गया करंट। ऐसे तो ऐसा करते हैं कि हमें एक एवरेज पावर कंजम्पशन, ये तो हर एवरी टाइम पे अलग अलग करंट की वैल्यू टाइम डिपेंडेंट है। क्या भैया? ये तो टाइम डिपेंडेंट है। हमें तो एक एवरेज पावर निकालना है, एक लॉन्ग टाइम के लिए पावर कंजम्पशन निकालना है। लॉन्ग टाइम के लिए पावर कंजम्पशन के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका एक एवरेज वैल्यू निकालना पड़ेगा। लॉन्ग टाइम के लिए कोई भी चीज है लॉन्ग टाइम के लिए निकालना हो, जब साइन के फॉर्म में हो, तो कितने टाइम के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा? वन टाइम पीरियड। ओके, तो एवरेज पावर कंजम्पशन क्या लिखेंगे यहाँ पे? एवरेज। ऐसा निकालना हो इंस्टेंटेनियस, सब तो हम किसी पर्टिकुलर टाइम पे निकाल लेंगे। दिस कुड बी द इंस्टेंटेनियस पावर कंजम्पशन, दिस कुड बी द इंस्टेंटेनियस पावर कंजम्पशन, दिस कुड बी द instant double tan here instantaneous power consumption न्यूज पर्टिकुलर टाइम पे क्या है, बट व्हाट वाज द एवरेज पावर कंजम्पशन? एवरेज मींस मीन वैल्यू, एवरेज पावर कंजम्पशन यहाँ भी है नहीं कंजम्पशन over long time or also equal to the
वन टाइम पीरियड, वो लॉन्ग टाइम और वन टाइम पीरियड, यही हमने सीखा अभी तक। तो इसको भाई इसकी एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं आप, हमें इंटीग्रेशन कर सकते हैं किसको भी, हाँ इसको थोड़ा छोटे मोटे कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके। पहले तो लिख लें एज यूजुअल जैसे लिख लेते हैं, ई नॉट साइन ओमेगा टी, जैसा है वैसा ही लिख लेता हूँ पहले, या इसको रीअरेंज करना तो यू कैन रीअरेंज देम। क्या हो गया भाई, ई नॉट स्क्वायर अपॉन जेड साइन ओमेगा टी, फिर से यहाँ पे साइन ओमेगा टी, तो छोटा आ रहा है शायद, नहीं आ रहा हुआ, आ रहा है साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ई नॉट स्क्वायर अपॉन जेड साइन ओमेगा टी एंड साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, दैट्स इट। तो चलिए कुछ जो कांस्टेंट वैल्यू है उसे हम बाहर ही कर लें। तो व्हाट कुड बी द एवरेज वैल्यू, मालूम है ना एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई, ई नॉट स्क्वायर अपॉन जेड, ये तो है, हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, एवरेज वैल्यू निकालना हो तो क्या करते हैं, इसको टाइम के साथ इंटीग्रेट करते हैं, लेकिन साथ में टाइम के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, फिर डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमने अलग से उसको लेकर के आए थे। तो कि लॉन्ग टाइम के लिए तो 0 to 1 टाइम पे, 0 to 1 टाइम। वैसे हमें ज्यादा देखने से बड़ा एक्सप्रेशन आएगा, लेकिन हमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। हमें मालूम है अगर स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा तो उसका एवरेज वैल्यू हाफ होता है, हमने ऑलरेडी करके देखा हुआ है। स्क्वायर के फॉर्म में आएगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर का लॉन्ग टाइम के लिए या वन टाइम पीरियड के लिए एवरेज वैल्यू क्या होता है, हाफ होते हैं। और सिर्फ साइन का रहेगा तो क्या आएगा, जीरो हो जाता है, सिर्फ साइन का क्या है, जीरो हो जाता है, मालूम है ना। तो हम उस चीज को यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम बार बार हम उसी इंटीग्रेशन प्रोसेस को लंबे दूरी तक हम लेके चले, अगर हमें बीच में कुछ मालूम है तो हम उसको यूज कर सकते हैं। क्लियर है, ओके। लेकिन क्या प्रोसेस है आपको समझ में आया, क्या प्रोसेस है कैलकुलेट करने का, समझ में आया, ओके। हमने वर्क डन स्टार्ट किया, सबको मालूम होता है पावर कंजम्पशन क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम। फिर आप सोचो कि भाई वर्क डन कौन वर्क डन करने वाला है, तो जो जो पावर देने वाला है, जो वर्क करने वो कौन है भाई, एसी सोर्स है। तो एसी सोर्स का वर्क डन क्या होने वाला है, अगर उसका ईएमएफ ई है और टाइम से डिवाइड करना है क्यू, ई इंटू क्यू तो सबको ये पता है कि ई इंटू क्यू इज द वर्क डन होते हैं, चार्ज सप्लाई इंटू ईएमएफ, टाइम से डिवाइड करूंगा तो करंट में बन जाएगा, ई इंटू आई बनते है ना। लेकिन सिर्फ ई इंटू आई लिखने से क्या हो जाएगा, दैट कुड बी द इंस्टैंटेनियस पावर किसी पर्टिकुलर टाइम पे, ऑल दीज इक्वेशन आर टाइम डिपेंडेंट है ना, किसी पर्टिकुलर टाइम पे बोलेगा तो उस टाइम पे हम ई की वैल्यू निकालेंगे, उस टाइम पे हम आई की वैल्यू निकालेंगे, लोग हो गया तुम्हारा पावर कंजम्पशन, इज इट। और अदरवाइज एवरेज पावर कंजम्पशन क्या हो गया, लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए पावर कंजम्पशन वही होता है जो वन टाइम पीरियड के लिए होता है, जब साइनसोइडल चेंजेस होते हैं, तो यहाँ पे रख दिया। लेकिन एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, उसको टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके फिर टाइम्स के साथ डिवाइड करना पड़ता है। क्लियर है प्रोसेस, तो हमारा काम तो बस एक स्टेप और आगे है और हमारे पास वो वैल्यू आने वाला है, इसको हटा दे, डन। ओके, सो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर ले तो क्या हो जाएगा भाई, बोलो, करो भाई बोलो, क्या हो सकता है, हाँ एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्सप्लेन बाय एक्सपेंडिंग इट। Okay, so let's have some explanation based on the expandation of this equation. इसको expand करेंगे तभी होगा, नहीं तो ये तो पता है बड़ा, इसका explanation बड़ा सिंपल होता है, क्या होता है sin a plus b, sin a plus b, sin a cos b cos a sin b प्लस के साथ, ये होता है ना, let's get it। तभी तो हम एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगा, ये स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है या किस फॉर्म में आ रहा है, तब तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे। एक स्टेप तो करना ही पड़ेगा आपको,
कि प्रॉपर वैल्यू क्या रहेगा, क्योंकि दोनों अभी प्रोडक्ट के फॉर्म में आ रहे हैं ना, तो अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि हाँ भाई इसका एवरेज वैल्यू क्या आने वाला है। तो इसका पूरा ट्रेंड जानने के लिए, मतलब हमें तो ट्रेंड सर्च करना है, तो इसका पूरा ट्रेंड जानना हो तो पूरी तरह से हम उसको एक्सपैंड करना पड़ेगा। तो कर लो एक्सपेंशन कर लेते हैं इसका एक्सपेंशन। साइन ओमेगा टी इसका हो गया, और इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, साइन ओमेगा टी छोटा E naught square upon Z sin omega t into cos phi plus cos omega t into sin phi। ओके, इनको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा भाई यहाँ पे। और dt है, ये तब तक रहेगा जब तक कि हम इसका काम ना कर लें। और इसका तो इंटीग्रेशन हमें पता है, डिवाइड बाई टी कर लेते हैं अभी, है ना। उसको क्यों कैरी करें, कर ले यहाँ पे डिवाइड बाई टी। उसको इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास आ गया टी। So it is the E naught square upon Z t। साइन ऑफ इंटीग्रेशन देना नहीं भूलेंगे। ओके, साइन ऑफ इंटीग्रेशन अब ठीक है, टी ये वाला काम हमने ऑलरेडी कर लिया, ठीक है ना। ओके, यहाँ पे देख लो, इनका स्क्वायर कर लोगे तो क्या आएगा भाई, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। हाँ आ गया, आ गया, तुम्हारा क्या काम होना चाहिए, तुम्हारा हाफ हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे cos फाई तो कांस्टेंट होता है, फाई डिपेंड्स ऑन द इनिशियल स्टेटस, फाई डिपेंड्स ऑन द इनिशियल स्टेटस। फाई तो फेज कांस्टेंट है, फाई खुद क्या है, कांस्टेंट है, दैट कैन नॉट बी चेंज फॉर एनी सर्किट। तो फाई क्या है, कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल सकते हैं, ये डिस्टर्ब नहीं करने वाला है ना। फाई विल नॉट डिस्टर्ब यू। टाइम डिपेंडेंट क्या है, ये डिस्टर्ब करने वाला होता है। ओके, यहाँ पे फिर से आ जाओ, देयर इज अ sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी, फिर sin फाई है, ये भी डिस्टर्ब नहीं करने वाला है। sin फाई डिस्टर्ब नहीं करोगे, तुम पहले रह जाओ, डिस्टर्ब करने वाले हो तुम आगे आ जाओ। टू टू टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 sin ओमेगा टी हो जाएगा, है ना। हाँ, पहले हम ऐसे लिख लूं, sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी, है ना। और पूरे को मैं ऐसे ब्रैकेट लेकर के एक और dt कर दूं एक ही बार में, पहले ऐसे, ठीक है। नहीं आ रहा समझ, नहीं ये तो मैंने वही किया, पहले इसको पहले लिख दिया कि हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। और इनके साथ ये तो कॉमन है ना, इसमें इसमें मल्टीप्लाइड हो गया और ये इसमें मल्टीप्लाइड हो गया, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हो गया सेम जैसा था, यहाँ पे अलग है कॉस था इसलिए अलग अलग हो गया, कुछ नहीं किया यहाँ। ओके, यहाँ पे क्या भाई, ई नॉट स्क्वायर बोल करके दिखाओ भाई, जेड टी, आपको समझ में आएगा क्या करना है हमारे पास। देखो यहाँ पे कॉस फाइव को बाहर कर लें, यहाँ पे कॉस फाइव को, ये तो ओवरऑल सबके साथ है, ये ओवरऑल ये तो सबके साथ है ना, सबके साथ बना हुआ है। मैंने ये वाली ब्रैकेट ले लेता हूँ, क्या आगे हम आगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, cos फाइव, लेकिन इंटीग्रेशन किसका होने वाला है, साइन स्क्वेयर ओमेगा टी का। अच्छा, लिमिट भी रख दो भाई, कहां से कहां तक, 0 to t। हमें पता है कि भाई तुम्हारा इंटीग्रेशन के बाद तुम क्या होने वाले हो, क्या होने वाले हो, t/2। क्या होने वाला है, t/2। इसका इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, t/2 आएगा ना। 1/2 तो है, लेकिन साथ में t का भी आएगा, पहला टर्म आएगा t/2, दूसरा टर्म हो जाएगा 0। याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है तो प्लीज पलट के आप देख सकते हो, पहले वाला जहां पे हमने स्क्वायर का एवरेज निकाला था, वहां पे खूब कैलकुलेट करके निकाला था ना पहले, यही चीज फिर पहले आया था एक बार। इसका इसका आंसर आएगा t/2 प्लस, अब यहाँ पे करोगे इधर, फिर यहाँ पे साइन फाइव, यहाँ पे क्या है भाई, साइन फाइव कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो 2 टाइम्स साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, क्या बन जाएगा ये, साइन 2 ओमेगा टी, क्योंकि इनका इंटीग्रेशन करना फिर आसान, 0 to t है ना, दो पार्ट में हमने इसका इंटीग्रेशन कर लिया। नॉट क्लियर, लेकिन हमें पता है इसका इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, साइन 2 ओमेगा टी, प्रोडक्ट के फॉर्म में साइन 2 ओमेगा टी, कुछ इसका इंटीग्रेशन तो 0 होने वाला है, 0 to t के लिए इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। और जो स्क्वायर के फॉर्म में इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, t/2, है ना। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन 0 to t के लिए 0, साइन 2 ओमेगा टी या 3 ओमेगा टी या 4 ओमेगा टी,
एनी मल्टीपल ऑफ ओमेगा टी का इंटीग्रेशन 0 टू टी के लिए क्या आएगा, 0 आएंगे। कैसे आएगा आप देख लो, एक ही स्टेप पीछे हो, जस्ट वन स्टेप। एक बार आप इंटीग्रेशन करोगे आपको मालूम चल जाएगा। नहीं आ रहा है समझ में, एक बार करके देख लो, अगली बार से फिर याद रखना, ठीक है? एक बार करके देख लो, अगली बार से फिर याद रखना कि हाँ इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, 0, और इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, p/2। याद रखना ही रखना, नहीं तो बार बार ऐसे करवाऊंगा काम। E0z/t, ये क्या हो गया भाई, cos phi। पहले जो इसका रिजल्ट है, पहले मैं यहाँ पे रिजल्ट लिख लेता हूँ आपको, ठीक है, सो कि आपके इसको रिजल्ट याद रहे, और फिर आपको प्रूफ करना हो कि नहीं भी क्यों होता है तो मैं अलग से प्रूफ करके दिखाऊंगा, क्योंकि आपका वर्क जो है ना वहाँ पे लंबा ना हो जाए और आपका इंटरेस्ट खत्म ना हो जाए, ठीक है ना? और जो याद रखना है वो आपको याद रहेगा। तो क्या हो, क्या यहाँ पे क्या याद रखना है, इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए भाई, t/2। यस, द वैल्यू इज t/2। इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए भाई, sin 5/2 तो है, लेकिन इसके साथ क्या होना चाहिए, 0। यस, क्लियर है? ओके, अब हम अलग से प्रूफ कर लेंगे इसको कि भाई आपकी वैल्यू क्या होना चाहिए, t/2, और आपकी वैल्यू क्या होना चाहिए, 0, ठीक है? इससे होता है कि आपका काम कम, इंटरेस्ट ज्यादा बनता है। क्लियर है? अब फाइनल आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, E0² ZT, t तो t कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपके पास सिर्फ यही बच गया, cos phi t/2, cos phi t/2। cos phi अलग है भाई, इसके साथ नहीं है, मतलब cos phi अलग है, t अलग है, ये अलग है कि नहीं? t से t कैंसिल, आ रहा है आंसर, आ रहा है, क्या हो रहा है? हाँ, इसको आप प्रूफ करके देख सकते हो, साइड में रफ वर्क में कर सकते हो, या मेन वर्क में ही कर लो, साइड में ही बॉक्स बना करके कर लेते हैं। हम अभी प्रूफ करेंगे तो बॉक्स बना के ही कर लेंगे उसको अलग से। एक ऑलरेडी किया हुआ है, आप पेज चेंज कर लोगे तो आपको मालूम चल जाएगा प्रीवियस पेज में। हाँ होगा, नहीं आ रहा है, अभी आएगा, मैं बताता हूँ। चलो यहाँ पे कंसंट्रेट करो, यहाँ पे पहले रिजल्ट लेके आ जाए, फिर वहां पे बॉक्स, इसको बॉक्स बना लेंगे उसका, ठीक है? ये हटा दें इसको, ठीक। जब आप काम करेंगे तो जैसे मुझे दिखता है ना, आपको भी दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, कि यहाँ पे होना चाहिए, वहां पे होना चाहिए, वो स्टेट भी आना जरूरी होता है आपकी लाइफ में। ओके, टी कैंसिल, क्या हो गया भाई, E0, एक E0 यहाँ पे रहने दे, एक E0/Z ऐसे रहने दे, जेड, जेड और टू में फर्क है ना? हाँ भाई फर्क तो है, जेड जेड होता है, टू टू होता है। cos phi, टू रहने दे, यहाँ पे रहने दे टू, यहाँ भी एक, एक ही टू है, एक ही टू है, चलो यहीं पे रहने देते हैं, यहाँ पे रहने दे ऐसे थोड़ी देर के लिए, 1/2 E0, इसको लिख दे, इसको क्या लिख दे, I0 लिख दे, ओके, और हो गया cos phi। ये वैल्यू आपने बताया था पहले मुझे, मैक्सिमम EMF, मैक्सिमम करंट इनटू द cos phi/2, इसको आरएमएस के फॉर्म में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। E0 एक टू है तो इसको एक √2 बोल सकते हो इसको, और I0/√2 बोल सकते हो, और फिर इसको cos phi बोल दोगे, और इसकी वैल्यू क्या बोलोगे, ERMS, इसको क्या बोलोगे, IRMS, और cos phi आ गया। तो ये भी पावर फैक्ट, ये क्या है, पावर, ये क्या है, पावर, और ये भी क्या है, ये भी पावर है, ये भी पावर है, सब भाई टोटल पावर ही है, ऑल द पावर, सभी क्या है, पावर है सभी। क्या बोलो, ठीक, पुलकित, क्लियर ये सर। भी है भाई, इसको क्यों बॉक्स से बाहर कर लिए, इट इज ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, नहीं, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये भी तो इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं एक दूसरे के साथ,
√2 से, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सभी एक बॉक्स के अंदर में, सभी अच्छे हैं, कोई खराब नहीं, सब अच्छा है ना, तीनों ही पार्ट अच्छे। नोट कर लीजिए इसको। पुलकित क्लियर? यस सर। तो ये याद रखना है। फिर cos phi इज कॉल्ड पावर फैक्टर। cos phi क्या होता है भाई? पावर फैक्टर। cos phi है, cos phi इज द पावर फैक्टर। ये तो हमने ऑलरेडी जान चुके हैं कि cos phi के बारे में टोटल डिटेल हम स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी, हमने इस फॉर्मूला को देखा था। cos phi को हम पावर, क्या एक फैक्टर है, पावर फैक्टर रहता है। और cos phi हमें बिल्कुल पता होता है कि cos phi की वैल्यू क्या होने वाला होता है। किसी ये r होता है और ये कुछ भी हो सकता है, एक हो सकता है xc हो सकता है, xl हो सकता है, या xc माइनस xl हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना। ये तो इन तीनों में से कुछ भी आ सकता है, अलग अलग तरह के ऐसे सर्किट्स में अलग अलग। लेकिन जेड यही है ना। तो जेड की वैल्यू, हाँ इस पे जेड इसी पे डिपेंड करने वाला है भाई। और यार हमें पता है दिस एंगल इज द फाई, है ना। यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट मतलब ये या फिर ऐसा ही पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक है। तो cos phi, व्हाट इज द cos phi? cos phi इज इक्वल टू r अपॉन जेड। और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट में जेड अलग अलग हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एल एसी सर्किट्स में जेड अलग अलग हो सकता है। कभी जेड कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ आएंगे। किस पे डिपेंड करता है? क्या क्या लगा हुआ है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, रेसिस्टेंस है, तीनों ही है। तो तीनों ही, तो जेड की वैल्यू क्या होगी? एलसीआर सर्किट के लिए जेड की वैल्यू क्या होगा? एक्सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करो। एलआर सर्किट है तो जेड की वैल्यू क्या होगा? एलआर सर्किट के लिए जेड की वैल्यू बोलो, ऐसे ही माइंड में सोच के बोलो। एलआर सर्किट है तो सिर्फ एल एक्सएल रहेगा आपके पास, क्या रहेगा? एक्स एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करो। सीआर सर्किट है तो जेड की वैल्यू क्या होगा? हाँ, माइंड में एक्सेल यूज में प्रैक्टिस में लाइए, तभी प्रॉब्लम सॉल्व होगा, तभी सब कुछ विजुलाइज होगा। नहीं तो फिर नहीं, फिर आप सोचते रह जाओगे अच्छा मैंने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या कर रहे हैं इसके साथ, है ना। वैसे नोट नहीं करना, मतलब नोट तो आपने कर लिया एक बार, अब माइंड को दौड़ाना है इन सब चीजों के पीछे। एक नए तरह का करंट आ रहा है, एक नए तरह का सर्किट आ रहा है, एक नए तरह का आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का तरीका है। पहले आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तरीके निकालने का तरीका बड़ा सिंपल था ना भाई, सीरीज में तो सबको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। भाई यहाँ पे सीरीज में तो सबको ऐड नहीं किया, हमने एक्सी माइनस एक्सएल उनका स्क्वायर किया, फिर प्लस के साथ आर स्क्वायर किया। डिफरेंट, लेकिन वो भी डिफरेंट रूल इतना टफ नहीं है। वेक्टर वेक्टर फेजर डायग्राम इसको कितना इजी कर दिया, उसका इमेजिनेशन कितना इजी हो गया, बहुत इजी हो गया। ओके, और एक ऐसा कैपेसिटी, एक ऐसा ऐसे सर्किट आएगा इसमें आर की वैल्यू ही 0 हो जाता है, प्योरली इंडक्टिव में, प्योरली कैपेसिटिव में, या एलसी सर्किट्स में। तो वहां पे पावर फैक्टर की वैल्यू 0 हो गया, नो पावर कंजम्पशन, देयर इज नो पावर कंजम्पशन। मतलब इसको कोई लोड ही नहीं है, एसी सोर्स को कोई लोड ही नहीं है, बस वो ऐसी ही है। वो एक बड़े उसने पावर दे दिया था और उसके बाद वो बैठ गया, सो गया, बोली चलो तुम लोग अपना काम करते रहो। नहीं, वो अपना काम करते रहता है, चुपचाप बैठा रहता है। जैसे मैं तुम लोगों को काम लेकर के बैठ जाऊंगा ना, वैसे नहीं। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होता है, काम लेके बैठ जाऊं तब भी बहुत सारा काम बचा रहता है। हम्म, ये डंडा उठाना पड़ता है ना किसी किसी के लिए, यहाँ पे कोई नहीं है डंडे के लिए, वो बहुत परेशान करता है। ठीक है, हाँ तो हम बात कर रहे थे क्या, इसकी वैल्यू t/2 होगा। आ गया आपको परेशानी यहाँ पे? ये वाला आ गया, वो भी आ जाएगा। चलिए तो उस परेशानी को दूर करें, पहले इसको नोट कर लें। सब हो गया नोटेड, इसको हटा दें अब। ओके, यहाँ से मालूम चला था, हमने पहले भी डिस्कस किया था इस पे कि व्हेन द पावर फैक्टर की वैल्यू 0 कब हो जाता है। तो यहाँ पे आप एक बार फिर से आप लिख सकते हो, बार बार लिख लो, से आपको दिक्कत नहीं होने वाली। cos phi is equal to 0, पावर फैक्टर becomes 0 व्हेन, कब? व्हेन
when r is equal to 0, when r is equal to, that is in purely, जब भी प्योरली वाला टर्म आ जाएगा ना तब हो जाएगा, जब भी प्योरली वाले टर्म आ जाएगा तब cos फाई की वैल्यू क्या हो जाना भाई, 0 हो जाएगा, दिमाग में रहेगा भाई। cos फाई की वैल्यू 0 कब हो जाएगा, जब प्योरली टर्म आ जाएगा। तो प्योरली में क्या होगा, प्योरली कैपेसिटिव एंड प्योरली इंडक्टिव, या फिर एलसी, या फिर एलसी। तो इन प्योरली कैपेसिटिव, प्योरली इंडक्टिव और एलसी सर्किट, और बाकी में पावर फैक्टर रहेंगे कुछ ना कुछ, बाकी में पावर फैक्टर कुछ ना कुछ रहेंगे, जिसमें रेजिस्टेंस रहेगा। क्लियर है? अब हम देख लेते हैं, वो बॉक्स बना के देख लेते हैं एक बार। राधे से पावर मीन्स वर्क डन पर यूनिट टाइम, पावर मीन्स वर्क डन पर यूनिट टाइम। जब भी आप पावर के बारे में सोचेंगे कि भाई कौन वर्क करने वाला है, किसको हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है पावर के लिए, तो मालूम चलेगा, खोजबीन करेंगे, जासूसी होगी, फिर क्या पता चलेगा, एसी सोर्स। किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, एसी सोर्स को। जो सोर्स है उसी को तो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने दिया है कि भाई आपने ही पावर देना है, हमने क्या करना है, बाकी लोगों को क्या करना है। मतलब बाकी लोगों में क्या है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, और क्या, अभी डंडा उठाया था ना, यही तो आश्चर्य की बात है कि तुम्हारे पास पेन है फिर भी इसका तुम ले रहे हैं। ओके हाँ, तो बाकी का काम क्या है भाई, एसी सोर्स का तो काम है पावर देना, तो उसमें मौजूद जो सी है, जो इंडक्टर है, जो रेजिस्टेंस है, उनका क्या काम है, पावर को यूज करना, पावर को कंज्यूम करना। पावर कंज्यूम करते हैं कौन, जो उसमें लगे होते हैं, जो जिसको यूज करते हैं, और पावर देते कौन है, एसी सोर्स। तो जैसे कि हाँ, फिर से आप देख ले, एक बॉक्स बना देंगे, फिर से ये वाली बॉक्स रहेगा एवरेज वैल्यू के लिए, हमेशा रखेंगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी 0 to t इज इक्वल टू t/2, इज इक्वल टू t/2, साइन 2 ओमेगा टी डी टी 0 to t इज इक्वल टू 0, कॉस ओमेगा टी डी टी, ओमेगा टी भी है तो, है ना, 0 to t इज इक्वल टू 0, और भी लिख दें, कॉस कुछ भी लिख दो, कोई भी नंबर लिख लो, एन ओमेगा टी, एन इज द एनी नेचुरल नंबर, एन ओमेगा टी डी टी 0 to t इज इक्वल टू 0, साइन एन ओमेगा टी, साइन का एक अलग, इसका अलग है, एन ओमेगा टी डी टी 0 to t इज इक्वल टू 0। अभी 1 2 3 4 5 कुछ भी आ जाए, क्या फर्क पड़ता है ना। अब आपको जस्टिफाई करना है कि बस इसकी वजह 0 क्यों होता है, याद रहना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है भाई, आप इसको नोट कर लें, कई जगह काम आता है ना। एक डंप बॉक्स नहीं है, इट्स नॉट अ डंप बॉक्स, इट्स नॉट अ डंप बॉक्स, नहीं, याद रहेगा ना कि डंप बॉक्स नहीं है। हाँ लिख लो, जब कहीं आप मिस्टेक करते हो, जब कहीं भी आप मिस्टेक करो कोई भी चीज, तो जस्ट क्रॉस इट एंड लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप मिस्टेक करिए कोई प्रॉब्लम को, कट इट एंड राइट इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेवर टू रिपीट अगेन, है ना। जब तक आप नहीं देखेंगे उस चीज को, बार बार आप गलती करेंगे। जबकि इसका उल्टा आप करते हैं, क्या करते हैं, पेज को फाड़ देते हैं, पेज पे पेस्ट लगाते हैं, स्टैपलर कर देते हैं। मेरे बच्चे करते रहते हैं स्टैपलर, स्टैपलर क्या कर दिया, स्टैपल, नहीं इसके पीछे गलत हो गया था,
इसके पीछे रॉन्ग हो गया था, क्या हो गया फिर रॉन्ग हो गया तो मैम मारेंगी? नहीं नहीं, गलती से हम सीखते हैं, गलती से, गलती करना तो जरूरी है, हाँ बिल्कुल, बट सीखना जरूरी है। बार बार उसी, नेवर टू रिपीट अगेन, साथ में क्लॉज लगा हुआ एक कंडीशन है ना। तो इंसान है, गलती करेंगे लेकिन बार बार उसी गलती को रिपीट नहीं करेंगे, इसलिए बोल रहा हूँ कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेवर टू बी रिपीट अगेन, है ना। ओके, मतलब को मेरे जो मैं बता रहा हूँ उसको दूसरे डायरेक्शन में मत लेके मत चले जाइएगा। ओके, नेवर टू बी रिपीट अगेन। ओके ओके, चलो भाई साइन, ओके लेट्स सी हियर, 2 ओमेगा टी के साथ कर लें या एन ओमेगा टी के साथ कर लें, किसी के साथ भी कर लो, एन ओमेगा टी के साथ ही कर लो, अपने आप आ जाएगा सारा कुछ, वेयर एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 है ना। ओके, इंटीग्रेशन 0 टू टी, बोलो भाई क्या होना चाहिए। साइन का इंटीग्रेशन सबसे पहले आप ऐसे करोगे, साइन एन ओमेगा टी डी एन ओमेगा टी डिवाइड बाई डी ओमेगा टी डिवाइड बाई डी टी, ये डिफरेंशिएशन हो गया, ये इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से 2 देखना यहाँ पे। साइन का इंटीग्रेशन सबको पता होता है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एन ओमेगा टी डिवाइड बाई एन ओमेगा, कहां से कहां तक, 0 टू टी, ये तो ऐसे निकल जाएगा बाहर में, इसलिए रखने की जरूरत नहीं। तो यहाँ से हमने लिख दिया 1 बाई एन ओमेगा। अब यहाँ पे आने वाले हैं, आप चाहो तो इसकी लिमिट को इंटरचेंज कर सकते हो, तो कॉस एन ओमेगा टी कहां से कहां तक जाने वाला है भाई, टी टू 0, तो 1 बाई एन ओमेगा क्या आएगा, कॉस एन टाइम्स ओमेगा इंटू टी, टी के ऊपर रखना है 0, भाई हो गया 0, ये कॉस के साथ है, क्या है सी ओ एस कॉस, माइनस सी ओ एस, फिर क्या बनने वाला है यहाँ पे, कॉस एन ओमेगा टी, है ना ऐसा। ओके, क्या होने वाला है, एन ओमेगा, ये क्या हो गया, कॉस 0 हो गया, और ये क्या हो गया, कॉस एन ओमेगा टी, क्या आने वाला है, कॉस एन इन एन ओमेगा, और ओमेगा इंटू टी को 2 पाई बोलते हैं, तो 2 पाई ऑलरेडी, 2 पाई आ गया, तो जब भी रहेगा ये 2 पाई ऑलरेडी है, ओमेगा टी ऑलरेडी 2 पाई है, अब उसमें 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 2 पाई, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 4 पाई, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 6 पाई, हमेशा इवन मल्टीपल आएगा, हमेशा क्या आएगा, तो इवन मल्टीपल आ गया, तो इवन मल्टीपल में cos 0 की वैल्यू और cos इवन मल्टीपल, cos 0 और cos 2 पाई की वैल्यू एक ही होता है, क्या होता है 1, क्या होता है 1, 1 माइनस 1 इज ऑलवेज 0। आई बात समझ में, तो हम बार बार इस काम को करना जरूरी तो नहीं है, करना जरूरी है क्या, नहीं, हमने एक बार देख लिया कि भाई ऐसा होता है, तो होता है 1 माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट, 0, इसलिए बार बार मैं आपको इंपॉर्टेंट बॉक्स कराता हूँ कि ये आपका काम को सुधार देगा, अच्छा कर देगा, ठीक है, लिख लो, नोट करो, वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स नॉट अ डंप बॉक्स। पुलकित क्लियर, Yes, sir. हाँ ये जो बॉक्स बनाया है उसको अच्छे से नोट कीजिए और बार बार इसको रिपीट कीजिएगा, खासतौर पर मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए काफी जरूरी है इसको, इस बॉक्स को यूज करना, है ना।
कई बार देखिए और इसको समझिए, क्योंकि यही वो चीज होता है जिसकी वजह से आपको फिजिक्स टफ लगता है, और यही वो चीज है जो आपकी फेस को इजी कर देता है ना। ये चीज मालूम रहेगा तो फेस आपका इजी हो जाएगा, नहीं करेंगे तो tough हो जाएगा। आपको तो मेहनत भी नहीं करना है, आपको देखना है, समझना है, बस एक और इस चीज को फिर कॉपी करना है। सारा टेक्निक कैसे डेवलप करना है, कैसे सोचना है, सब कुछ मैं बताते जा रहा हूँ। क्लियर है? तो इस तरह